ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब लोग? वी वर हियर टू राइट समथिंग फॉर यू। ये पूरा का पूरा जो चार्ट है, चार्ट लीजिए इसको, लिख लीजिए इसको। दिस इज अ चार्ट, वन एंड ओनली चार्ट एंड सॉल्यूशन फॉर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम इन स्टोन्स। स्टोन में से अगर सबसे बेसिक कोई प्रॉब्लम आएगा तो यहीं से आएगा, एंड दिस इज वेरी वेरी मच इनफ टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इसके अलावा जो भी है वो सब इसके टेस्ट वगैरह को रिलेटेड है, तो वो तो हम बात इसके बाद में करेंगे ही। यू कैन टेक दिस चार्ट और यू कैन टेक ए स्नैपशॉट फॉर इट। अगर आप चाहिए तो स्नैपशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे प्रोसीड कर सके डायरेक्टली। और बनाना चाहें तो आई कैन गिव यू 3 to 4 minutes टू मेक इट। उतना ही काम का है, उतने में बन जाएगा ये। चलो, इज दिस डन फॉर एवरीबॉडी? इस पूरे चार्ट को एक बार समझ लेते हैं। The entire chart has to be understood by each and everybody. सब लोग इसको समझ लेंगे। सबसे पहला है स्टोन। स्टोन बनता किससे है? स्टोन बनता है रॉक से, है ना? तो नेक्स्ट बिल्डिंग मटेरियल इज स्टोन एंड डेफिनेटली इट्स अ नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल। आपको डायरेक्ट मिलता है स्टोन। स्टोन बनता है रॉक से। रॉक होती है बहुत सारे टाइप की। रॉक को क्लासिफिकेशन एक तरह से स्टोन का नहीं, एक तरह से रॉक का है। और इसमें से आपको 101% क्वेश्चन मिलेगा अगर स्टोन से क्वेश्चन आता है तो। स्पेशली आपके जो स्मॉल एग्जाम्स होते हैं, स्पेशली एसएससी जेईई टाइप के या जो भी आपके एई जेईई टाइप के एग्जाम होते हैं, उसमें एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली दिस चार्ट विल गिव यू द क्वेश्चन। 101% बोल रहा हूं मैं आपको, ठीक है? अब क्या है, इसमें बहुत सारी चीजें याद रखने की है। सबसे पहले तो है कि बेस्ड ऑन फॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हो, यहाँ पे एक चीज और घुसा लो बीच में। यहाँ पे इधर फेल्सपार, माइका एंड क्वार्ट्ज। फेल्सपार, माइका एंड क्वार्ट्ज। कलर भी अलग कर देते हैं इसका, थोड़ा सा बढ़िया सा कलर कर देते हैं, ग्रीन टाइप कुछ दे देते हैं। चलो, और ये सब है मिनरल्स। दीज ऑल आर मिनरल्स। ये सारे मिनरल है। ये रॉक नहीं, ये मिनरल है। एक्चुअली क्या होता है कि जब आपके अर्थ में रॉक कैसे फॉर्म होती है, इन्हीं 3 मिनरल से बनी होती है। फेल्सपार, माइका या क्वार्ट्ज नाम के मिनरल से बनी होती है। ये तीनों के तीनों मिनरल हैं, ये तीनों के तीनों रॉक नहीं है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले बनती है इग्नस रॉक। सबसे पहली अगर कोई रॉक बनी तो इग्नस रॉक, इसको प्राइमरी रॉक, मदर रॉक भी बोलते हैं। फिर बनी सेडिमेंट्री रॉक, फिर बनी मेटामॉर्फिक रॉक। जब इग्नस रॉक में कुछ वेदरिंग होती है तो सेडिमेंट्री रॉक बनती है। और जब हाई प्रेशर या हाई टेम्परेचर के चेंज की वजह से, हाई प्रेशर या हाई टेम्परेचर के चेंज की वजह से, चाहे तो इग्नस रॉक में डायरेक्ट हाई टेम्परेचर चेंज आ जाए, चाहे सेडिमेंट्री रॉक में डायरेक्ट हाई टेम्परेचर चेंज आ जाए, बनेगा क्या? मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नस रॉक भी 3 टाइप की है, वोल्केनिक, हाइपरबेस और प्लूटोनिक। प्लूटोनिक मतलब सबसे अंदर वाली रॉक। लेटर से ये आपका अर्थ का कोर है। जो सबसे नीचे यहाँ जो रॉक मिलेगी वो कहलाएगी क्या? प्लूटोनिक। बीच में जो रॉक मिलेगी वो क्या? हाइपरबेस। और तीसरी जो ऊपर रॉक मिलेगी उसका नाम क्या है? वोल्केनिक रॉक। बनी किससे? फेल्सपार, माइका और क्वार्ट्ज, ठीक है? तो बिकॉज ये सबसे बाहर है, इसका नाम हमने दे दिया एक्सट्रूसिव रॉक। बिकॉज ये सबसे अंदर है, इसका नाम हमने दे दिया इंट्रूसिव रॉक। बिकॉज ये सबसे अंदर है, इसका नेचर होता है बेसिक। और बिकॉज ये सबसे बाहर है, इसका नेचर होता है एसिडिक। बस यही सब यहाँ पे लिखा है। देखो, बेसिक इन नेचर, इसको एक्सट्रूसिव भी बोलते हैं या एफ्यूसिव भी बोलते हैं। सबसे बाहर तो एक्सट्रूसिव या एफ्यूसिव। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना जरूरी है। एग्जाम में बस वही आता है, बेसाल्ट इज अ टाइप ऑफ फॉलोइंग रॉक्स। तो इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? बेसाल्ट, ट्रैप, एपेटाइट, पीरियोडाइट, एंडेसाइट। फिर आएगा हाइपरबेस रॉक। कहां पे मिलेगी आपको? शैलो डेप्थ पे। कहां मिलेगी आपको? शैलो डेप्थ पे मिलेगी। एग्जांपल है डोलेमाइट। फिर आपको प्लूटोनिक है। प्लूटोनिक देख लो, एसिडिक इन नेचर है और इंट्रूसिव है सबसे अंदर। इसके एग्जांपल कौन से? ग्रेनाइट, पेग्मेटाइट, गबरू और पिग्मेटाइट। जो भी पाइट पीछे आइट जितने भी नाम है वो सबके सब इग्नस रॉक के एग्जांपल है। अगर आपको ऐसे पहचान ना हो तो जिसके पीछे आइट आ गया वो इग्नस रॉक का एग्जांपल है। आगे कहीं पे भी आइट टाइप करनी आएगा, सिर्फ एक जगह आएगा जहां पे हम उसको एक्सेप्शन मान सकते हैं, ठीक है?
इसका मतलब ये नहीं है कि सभी में हाइट लगाए, कुछ जैसे ट्रैप है अलग नाम है, बेसाल्ट अलग नाम है, लेकिन हाँ आप पहचानने के तौर पे ये बात है जिसमें भी हाइट लगाएगा आप समझ सकते हो कि वो क्या है, इग्निस रॉक का एग्जांपल है। हाँ उसमें प्रॉब्लम ये है कि इग्निस की कौन सी रॉक है, दैट यू हैव टू रिमेंबर, उसके लिए आपको इसको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, ग्रेनाइट, पिग्मेटाइट, गबरू, पिग्मेटाइट, 2 बार लिख दिया क्या पिग्मेटाइट, ओके 2 बार लिख दिया पिग्मेटाइट, ठीक है कोई बात नहीं। ऊपर था बेसाल्ट, ट्रैप, एपेटाइट, एंडेसाइट, पीरियोडाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, एपेसाइट, एंडेसाइट, पीरियोडाइट, ये सब एग्जांपल है किसके, वोल्केनिक के। बीच में है डोलेमाइट, उसका एग्जांपल मैं आपको लिखा चुका हूं। तो साइनाइट है यहाँ पे, तो चौथा एग्जांपल है दैट इज साइनाइट। द फोर्थ एग्जांपल वाज नॉट पिग्मेटाइट, वो मैंने 2 बार लिख दिया था। साइनाइट इज ए एग्जांपल फॉर दिस, साइनाइट इज एग्जांपल फॉर दिस। एक एग्जांपल ऊपर वाले में भी लिख सकते हो, रिहलाइट, रिहलाइट, दिस एग्जांपल यू कैन आल्सो राइट हियर। चलो उसके बाद आती सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक वो है जो इग्निस रॉक से बनी है, उसकी वेदरिंग से बनी है। सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल कौन कौन से हैं देखो जरा, लाइमस्टोन एग्जांपल है, सैंडस्टोन एग्जांपल है, जिप्सम एग्जांपल है, चॉक एग्जांपल है, मैग्नेसाइट, डायटोमाइट, डोलोमाइट, शेल और माल। मैंने कहा था आई टाइट वाले 2 वर्ड और आएंगे, एक तो ये रहा डोलोमाइट और एक आएगा डायटोमाइट। याद करो डायटोमाइट कहां पे हमने देखा था लास्ट, ये देखा था हमने नेचुरल पोज़ोलाना में, याद है डायटोमाइट अर्थ नेचुरल पोज़ोलाना के तौर पर यूज आ सकती है। लाइमस्टोन वाले चैप्टर में हमने चॉक के बारे में जिक्र किया था, चॉक से प्योर लाइमस्टोन निकलता है। हमने वहां से मैग्नेसाइट के बारे में डिस्कस किया था, हमने वहां पे डोलोमाइट के बारे में भी डिस्कस किया था, रिमेंबर, आप उसको खोल के देख लेना, तो उससे रिलेटेड है सारी। मार्ल, शेल, ये सब क्या है, ये सारी आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स है, सेडिमेंट्री रॉक्स है। अब जब इन सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर हाई टेम्परेचर या प्रेशर चेंज होता है तो बनती है क्या आपकी मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे कि ग्रेनाइट पे अगर टेम्परेचर हुआ चेंज तो ग्रेनाइट से जो रॉक बनेगी उसका नाम होगा जेनिस। ये सब मेटामॉर्फिक रॉक है, देखो अलग से लिखा है मैंने, तो ग्रेनाइट से जो बनेगी उसका नाम होगा जेनिस। तो सबसे पहले एग्जांपल आता है जेनिस क्या है, फिर आता है कि जेनिस कौन सी रॉक का मेटामॉर्फिक वर्जन है, तो ग्रेनाइट का। साइनाइट से भी बनती है क्या, जेनिस। बेसाल्ट से बनता है सेचिस्ट या चिस्ट बोलते हैं इसको। डोलोनाइट से बनता है चिस्ट, डोलोनाइट से भी बनता है चिस्ट। ध्यान रखेंगे यहाँ पे डोलेनाइट है और यहाँ पे डोलोमाइट है, दोनों में फर्क है, ठीक है। सेचिस बनेगा या चिस्ट बनेगा। फिर लाइमस्टोन, मार और डोलेमाइट से बनता है क्या, मार्बल। सैंडस्टोन से बनता है क्वार्ट्जाइट, अगेन वेरी कंफ्यूजिंग वर्ड, ये क्वार्ट्जाइट है और ऊपर पहले जो मिनरल था वो क्वार्ट्ज मिनरल था, दैट मिनरल वाज क्वार्ट्ज मिनरल, दैट मिनरल वाज क्वार्ट्ज मिनरल। दिस इज डोलेनाइट, दिस इज डोलेनाइट, ये है डोलेनाइट। तो ये डोलेनाइट से जो बना वो चिस्ट है और डोलोमाइट से जो बना वो मार्बल है। डोलोमाइट जो है वो आपकी क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है। डोलेनाइट जो है वो आपकी क्या है, इग्निस रॉक है, दैट इज व्हाट इग्निस एंड दैट इज आल्सो हाइपर बेस्ड रॉक, ठीक है। शेल से स्लेट बना, स्लेट आप सभी लोग जानते हो, आपने बचपन में काम ली होगी स्लेट। यहां पे मैंने एक लिखा है बेसाल्ट से जो चिस्ट बनता है, आगे चल के उससे एक लेटराइट रॉक बनती है और लेटराइट की डिकम्पोजिशन होकर सिंगल रॉक बनती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है सिंगल रॉक इज द एग्जांपल ऑफ, तो सिंगल रॉक बनी किससे, लेटराइट रॉक से। लेटराइट किससे बनी है, चिस्ट से। ये चिस्ट किससे बना था, बेसाल्ट से। तो कुल मिला के सिंगल तक आने के लिए आपको बेसाल्ट से गुजरना पड़ेगा, या कह दो बेसाल्ट से ही पैदा हुई है क्या, सिंगल रॉक। ये तो हो गया आपका किसके बेस पे, फॉर्मेशन के बेस पे। तो वंस अगेन फॉर्मेशन के बेस पे सबसे पहले इग्निस रॉक, जिसको मदर रॉक, प्राइमरी रॉक भी बोल सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले वहीं से उद्गम होता है सारी चीजों का। कैसे होता है, माइका, फेल्सपार या फिर क्वार्ट्ज नाम के मिनरल आपस में कुछ रिएक्शन करते हैं और गरम लावा होता है, फिर वो अचानक से ठंडा हो जाता है, देन इट फॉर्म्स अ रॉक। ये सब बेसिक कहानी है इसकी। उसके बाद इग्निस रॉक में सबसे ऊपर वोल्केनिक, बीच में हाइपरबेस, सबसे नीचे प्लूटोनिक, जिसको हम इंट्रूसिव भी बोलते हैं, एसिडिक होती है। सबसे ऊपर वाली एक्सट्रूसिव, एफ्यूसिव या फिर बेसिक नेचर की होती है। सबसे ऊपर वाली में बेसाल्ट है, ट्रैप है, रेलाइट है और उसके अलावा एंडेसाइट है, ये सब है। अगर बीच वाली में आ जाओ तो डोलेनाइट है। फिर सबसे नीचे अगर आ जाओ प्लूटोनिक में, तो उसके अंदर आपका ग्रेनाइट है, गबरू है, पेंडेसाइट है और आपका साइनाइट है। फिर आ जाओ लाइमस्टोन वाली में, मतलब कि सेडिमेंट्री रॉक में। सेडिमेंट्री रॉक वेदरिंग ऑफ द इग्निस रॉक से बना है। सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल्स है लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, डोलेमाइट, उसके बाद मैग्नेसाइट, फिर चॉक, शेल, मार्ल, ये सब इसके एग्जांपल है। मेटामॉर्फिक रॉक में आ जाओगे तो ग्रेनाइट से बना क्या, जेनिस।
ग्रेनाइट से बना जेनिस। सिमिलरली आपके बेसाल्ट से बना चिस्ट, बेसाल्ट से चिस्ट से लेटराइट बनता है, लेटराइट का डिकम्पोजिशन से सिंगल बनता है, लेटराइट के डिकम्पोजिशन से सिंगल बनता है। उसके अलावा साइनाइट से भी जेनिस बना और डोलेनाइट से भी क्या बना, चिस्ट बना। फिर आ जाते हैं हम, मार्बल किस किस से बनता है, मार्बल बनता है लाइमस्टोन से या मार्ल से या फिर डोलोमाइट से। डोलोमाइट अगेन सैंड, कौन सी रॉक है, डोलोमाइट है अपनी ये सेडिमेंट्री रॉक, और डोलेनाइट क्या है आपकी इग्नस रॉक है, ये सेडिमेंट्री रॉक है। सैंडस्टोन से बनता है क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट इज अ रॉक, क्वार्ट्ज वाज अ मिनरल। सिमिलरली शेल से बनता है क्या, स्लेट। ये तो हो गया आपका कौन सा, ये तो हो गया आपका फॉर्मेशन के बेस पे। फिर आता है फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे। तो फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे आपको स्ट्रेटिफाइड, नॉन स्ट्रेटिफाइड और वॉयलेटेड रॉक्स मिलेंगी। स्ट्रेटिफाइड मतलब वो रॉक्स होती हैं जिसको आपको लेयर बाय लेयर दिखाई देती हैं। आप कई सारे ऐसे पत्थर देखेंगे जिसपे आपको लेयर बाय लेयर फॉर्म होती हुई नजर आएंगी या दिखेंगी, लेयर्स दिखाई देंगी, उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड। एग्जांपल क्या है, सारे के सारे सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल डाल दो इसके। Whatever the sedimentary rocks you are having, all the sedimentary rocks are can be the example of stratified rock. Can be example of stratified rock. फिर हमने देखा नॉन स्ट्रेटिफाइड रॉक या अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। ये वो हैं जिसको ये वो हैं जो जिसमें लेयर बाय लेयर नहीं है। अब आप खुद सोचो, जिसमें आपको लेयर बना के दे दी, लेयर बना के दे दी का मतलब है भगवान ने बना के दिया, लेयर बना के दे दी कि मतलब जैसे ये रॉक थी, इस पे मैं आपको ऐसे लाइन बाय लाइन बना के दे दूं, ये इस तरह से लाइन बाय लाइन बना के दे दूं और लाइन बाय लाइन बना लो। अब जैसे आप इसको ओपन करोगे, ये देखो इतनी सारी लाइन बनी हुई है, तो जब भी मुझे फाड़ना होगा इस लाइन के बेस पे मैं फाड़ सकता हूँ। इसका मतलब स्ट्रेटिफाइड रॉक वो हैं जो लेयर पे बनी होती हैं और जिनको इजीली स्प्लिट किया जा सकता है, जिनको इजीली स्प्लिट किया जा सकता है। यही अगर आपकी नॉन स्ट्रेटिफाइड रॉक है, जो कि सारी की सारी इग्नेस रॉक क्या होती है, नॉन स्ट्रेटिफाइड होती है। सारी की सारी इग्नेस रॉक क्या है, नॉन स्ट्रेटिफाइड है या अनस्ट्रेटिफाइड है। इस पे कोई लेयर नहीं है तो इसको आप इजीली स्प्लिट नहीं कर सकते, इजीली स्प्लिट नहीं कर सकते। धर्मेंद्र जगती, बेसाल्ट के नीचे आएगा डोलेनाइट, ऊपर लिखा भी है, ठीक है। फॉइलेटेड रॉक में सारी की सारी आपकी मेटामॉर्फिक रॉक आर नोन एज फॉइलेटेड रॉक। फॉइलेटेड रॉक, इसके ऊपर भी लेयर्स मिलेंगी, लेकिन ये एक ही डायरेक्शन में स्प्लिट की जा सकती है, हर डायरेक्शन में स्प्लिट नहीं की जा सकती। तो इसमें हम ये भी लिख सकते हैं स्प्लिट इन वन डायरेक्शन, स्प्लिट इन वन डायरेक्शन, फॉइलेटेड रॉक। फिर आता है वही सब एग्जांपल वही सारे हैं। देखो सेडिमेंट्री के सारे एग्जांपल स्ट्रेटिफाइड में आ जाएंगे, नॉन सेडिमेंट्री के इग्नेस में आ जाएंगे और मेटामॉर्फिक के आ जाएंगे फॉइलेटेड में। फिर आया आपके केमिकल कंपोजिशन के बेस पे, आपको पता है अर्जिलियस रॉक, कैलकेरियस रॉक और सिलिसियस रॉक। अर्जिलियस रॉक कौन सी होती है, जिसके अंदर क्या मिलता है, क्ले मिलता है। सारे एग्जांपल जो हमने सीमेंट में देखे थे वही सब यहाँ है, देख लो भले। शेल देखा था, याद है आपको अर्जिलियस रॉक में। स्लेट, अब स्लेट क्यों एग्जांपल हो गया, क्योंकि शेल से तो क्या बना है, स्लेट्स बना है। अरे यार लेटराइट किससे बना है, लेटराइट किससे बना है, बेसाल्ट से बना है। लेटराइट किससे बना है, बेसाल्ट से बना है। इसका मतलब बेसाल्ट भी एग्जांपल है किसका, किसका, अर्जिलियस रॉक का। फिर आ जाओ आप सिलिसियस रॉक, मतलब जिसमें सिलिका मिलेगा, आपको सिलिका मिलेगा ग्रेनाइट में, बेसाल्ट में, ट्रैप में। अब ग्रेनाइट से अगर मैं लिखना चाहूं जेनिस, हाँ भाई करेक्ट है। बेसाल्ट से अगर मैं लिखना चाहूं चिस्ट, हाँ भाई वो भी उसका एग्जांपल है। सिमिलरली क्वार्टजाइट क्या है, सैंडस्टोन का ही तो मेटामॉर्फिक नेम है। सैंडस्टोन इज आल्सो है सिलिसियस रॉक, क्योंकि इसके अंदर मिलता है क्या, सिलिका, केमिकल कंपोजिशन सिलिका। फिर आपका कैलकेरियस रॉक मतलब कि कैल्शियम या मैग्नीशियम। कौन कौन मिल रहा है इसमें, लाइमस्टोन, मार्बल, डोलेनाइट या मैग्नेसाइट, सारे के सारे देख लो। मैग्नेसाइट में भी लाइम मिलता था। डोलेमाइट, ये डोलेमाइट है, दिस इज हियर डोलेमाइट। डोलेमाइट में भी क्या है, लाइम है। मैग्नेसाइट में भी क्या है, लिख लो आप चाहो तो, मैग्नेसाइट में भी क्या है, लाइम है। मार्बल किससे बना है, मार्ल से बना है या लाइमस्टोन से बना है, तो वो भी इसका एग्जांपल हो गया। तो यहां आके आपका पूरा चार्ट खत्म होता है। एग्जांपल एग्जैक्टली सेम चार्ट्स आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। टेल मी इफ एनीथिंग टू बी रिपीटेड। क्वार्ट्ज आर मिनरल्स जो कि रॉक फॉर्म करने काम आते हैं। आते हैं दैट यू कैन राइट डाउन। स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है पहला, ग्रेनाइट इज
having high compressible strength, high resistance against fire, high resistance against fire. Second note, gypsum is chemically precipitated rock. Gypsum is chemically precipitated rock. तीसरा नोट, डोलोमाइट मतलब कि सेडिमेंट्री रॉक की बात चल रही है, contains 45% of magnesium. Dolomite contains 45% of magnesium. Argillaceous rocks are brittle in nature. Siliceous rock are ductile in nature. Quartzite is also fire resistive. चलो ये सब नोट हो गए, स्टैंडर्ड चीजें हैं। ग्रेनाइट एक बिल्डिंग स्टोन है जिसकी कंप्रेशन स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हाई होती है। जिप्सम एक सेडिमेंट्री रॉक है जिसको केमिकली प्रेसिपिटेटेड रॉक भी कहा गया है। डोलेमाइट एक सेडिमेंट्री रॉक है जिसमें मैग्नीशियम का परसेंटेज काफी हाई है। अभी अभी आपने देखा जो ये कैल्केरियस रॉक भी थी क्योंकि इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम है। अर्जिलियस रॉक जो है, अर्जिलियस रॉक का एग्जांपल देखना जरा। अर्जिलियस रॉक का एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा है स्लेट, लिखा है ना स्लेट। अब आप पहचानो, बचपन में आपके पास स्लेट हुआ करती थी बचपन में, नीचे गिरते ही टूट जाती थी। जैसे ही आपने हल्का सा जोड़ दिया टक बोल जाती है क्योंकि ब्रिटल है। तो यहां से आप इसको समझ सकते हो कि अर्जिलियस रॉक्स आर कंपैरेटिवली ब्रिटल, जबकि सिलिशियस रॉक जो है, सिलिशियस रॉक देखो यहाँ पे कौन सी है, सिलिशियस रॉक मतलब जिसमें सिलिका है। ग्रेनाइट, लो ग्रेनाइट को तोड़ के दिखाओ, डक्टाइल है, ड्यूरेबल है, काफी ज्यादा ड्यूरेबल है, ठीक है। उसके अलावा क्वार्टजाइट जो है वो भी एक फायर रेजिस्टिव रॉक है। दैट इज वेरी वेरी नाइस थिंग टू नो। अब क्वेरिंग ऑफ स्टोन कैसे की जाती है, कैसे आप स्टोन को निकालते हो। तो स्टोन निकालने के 4 तरीके हैं बेसिकली, थिंग टू नो। लो ग्रेनाइट को तोड़ के दिखाओ, डक्टाइल है, ड्यूरेबल है, काफी ज्यादा ड्यूरेबल है, ठीक है। उसके अलावा क्वार्टजाइट जो है वो भी एक फायर रेजिस्टिव रॉक है। दैट इज वेरी वेरी नाइस थिंग टू नो। अब क्वेरिंग ऑफ स्टोन कैसे की जाती है, कैसे आप स्टोन को निकालते हो। तो स्टोन निकालने के 4 तरीके हैं बेसिकली। या तो आप ब्लास्टिंग कर सकते हो, हेडिंग डालेंगे क्वेरिंग ऑफ स्टोन। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, आइदर वी कैन डू द ब्लास्टिंग, सबसे फेमस और इजी तरीका है ये। या तो ब्लास्टिंग कर सकते हैं या फिर वेजिंग कर सकते हैं, या फिर आप कर सकते हो एक्सकेवेशन कर सकते हैं। और चौथा तरीका क्या है, व्हाट इज द फोर्थ मेथड, हीटिंग कर सकते हैं। हीटिंग से निकाल सकते हो, यू कैन डू द हीटिंग। सबसे इजी मेथड और एप्रिशिएबल मेथड ब्लास्टिंग है। डेफिनेटली आपके स्टोन जहां पे निकलता है वहां से लोकेलिटी काफी दूर होनी चाहिए, क्योंकि जो हम ब्लास्ट करते हैं लिटरली इट्स अ वेरी साउंड ब्लास्ट, काफी भयंकर ब्लास्ट होता है, क्योंकि पूरी रॉक तोड़नी है यार आपको। इससे प्रॉब्लम यह है कि ब्लास्ट तो कर दोगे लेकिन उससे क्या होगा, हाई वेस्ट होगा, क्योंकि ब्लास्ट से कभी भी यूनिफॉर्म टुकड़े नहीं निकल के आते हैं। आप खुद सोचो, दिवाली में आपने काम किया होगा, दिवाली में आपने क्या किया होगा, मटकी के अंदर सूतली बम रख के फोड़ा होगा उसको, है ना। दिवाली में जब हरकतें तो करते रहते हैं, तो जो टुकड़े हुए उसके इतने, कोई इतना सा टुकड़ा, कोई बड़ा टुकड़ा, तो यूनिफॉर्म साइज मिलती नहीं, वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है। सबसे कम वेस्टेज होगा वेजिंग में, लीस्ट वेस्ट।
वेजिंग का मतलब ये होता है कि आप वेज काट के लाना। वेज काट के लाना मतलब कि जैसे कि अपनी लेट अस से जैसे कि अपनी ये वाली रॉक है, कौन सी, जिसके ऊपर लेयर्स होती हैं, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। तो हमको पता है कि यहां से इसका वेज काट सकते हैं, तो हमने एक इंस्ट्रूमेंट आता है वेजिंग करने के लिए, उसको वहां फंसाया और ऐसे 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 करके ऊपर वाला पोर्शन निकाल दिया। कई बार करते हैं हम ऐसी चीज, कई बार करते हैं ये चीज। वेजिंग मतलब ये तो हम बहुत बार करते हैं, एक दिन में 2 बार तो आप ये काम करोगे ही करोगे। कोई चीज अगर फंसी हुई है तो हमने उसके अंदर एक कुछ चीज घुसाई और ऐसे 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 उसको हिला हिला के खोल दिया पूरा का पूरा, है ना। समझ पा रहे हो आप? मतलब कि मैं आपको और इसका एग्जांपल कैसे दूं, और इसका एग्जांपल कैसे दूं। जैसे हम गन्ना छीलता है, कोई गन्ना छीलने का प्रोसेस वेजिंग है। आपने एक उसका कमजोर टुकड़ा पकड़ा और ऐसे खींच खींच के उसके सारे छिलके उतार दिए। नारियल छीलना वेजिंग प्रोसेस है। तो वैसा ही हो गया अगर हमने कहीं पे कोई इंस्ट्रूमेंट, नारियल कैसे छीलते हैं, हमने एक डंडा फंसाया एक जगह पे, हथौड़े से मारा, जैसे एक लेयर उतर के आई और खींच दिया उसको, यही ऐसे ही छिलते ना है, वैसा ही काम यहाँ पे है। तो जो सबसे आपको कमजोर सरफेस दिखाई दे वहां पे वेजिंग का इंस्ट्रूमेंट फंसाओ और उसको टक 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 करके तोड़ लेते हैं। अब ऐसा बोलने में तो आसान है, इसकी पूरी मशीनिंग होती है। ब्लास्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें लेकिन हाई वेस्ट होता है। एक्सकेवेशन मतलब समझ रहे हो, खोद खोद के निकालना, और हीटिंग मतलब कि हमने बहुत तेज टेम्परेचर करके वहां पे पिघालना चालू कर दिया आसपास की चीजों को, तो जो निकल के आया वो क्या आया, ये आ गया। तो ब्लास्टिंग इज वेरी वेरी कॉमन बट इट हैज टू बी डन वेरी एट अ वेरी हाई डिस्टेंस फ्रॉम अ बेसिक लोकेलिटी। अब ब्लास्टिंग कैसे करते हैं, ब्लास्टिंग कैसे करते हैं, हम डेफिनेटली एक होल करेंगे, नंबर ऑफ होल्स करेंगे अलग अलग जगह पे, और उसके अंदर ब्लास्टिंग पाउडर डालेंगे और फिर बम लगा देंगे वहां पे। वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, रॉक टुकड़े टुकड़े होके बिखर जाएगी। लिख सकते हैं इसको नॉन यूनिफॉर्म साइज, नॉन यूनिफॉर्म साइज। नॉन यूनिफॉर्म साइज, इसमें हम मिनिमम 10 होल्स करते हैं, मिनिमम 10 होल्स करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं बोरिंग। फिर भरते हैं ब्लास्ट मटेरियल, फिर भरते हैं ब्लास्ट मटेरियल। अब ब्लास्ट मटेरियल में कौन कौन है, ब्लास्ट मटेरियल भर सकते हो डायनामाइट, या तो आप डायनामाइट भर सकते हो, आप कॉर्डाइट भर सकते हो, आप गन पाउडर भर सकते हो, आप गन पाउडर भर सकते हो, ब्लास्टिंग पाउडर, ब्लास्टिंग पाउडर भर सकते हो, या फिर गन कॉटन भर सकते हो, गन कॉटन भर सकते हो। डायनामाइट किससे बनकर बना होता है, 75% नाइट्रोग्लिसरीन, 75% नाइट्रोग्लिसरीन, 75% नाइट्रोग्लिसरीन प्लस 25% ऑफ द सैंड, प्लस 25% ऑफ द सैंड। कोर्डाइट भरा होता है आपके नाइट्रोग्लिसरीन से, फुल ग्लिसरीन, 100% नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन। ब्लास्टिंग पाउडर जो बना होता है 65% सॉल्ट पीटर, 65% सॉल्ट पीटर और प्लस 20% सल्फर, 20% सल्फर एंड देन 20% 15% चारकोल, देन 15% चारकोल। और लास्ट है गन कॉटन। गन कॉटन बनी होती है आपकी नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या नाइट्रिक सेलुलोज से, नाइट्रिक सेलुलोज से। कितना आपको आइटम डालना है, कितना आपको गन पाउडर डालना है, मटेरियल रिक्वायर्ड, मटेरियल रिक्वायर्ड वो हम फाइंड कर सकते हैं LLR स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.008 ग्राम्स। LLR स्क्वायर क्या है, लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। आंसर आएगा ग्राम में। लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। तो ब्लास्टिंग मटेरियल बता दिया आपको, डायनामाइट, कॉर्डाइट, ब्लास्टिंग पाउडर, गन कॉटन। इनमें सबसे ज्यादा डायनामाइट यूज करते हैं, 75% नाइट्रोग्लिसरीन होता है उसमें। कॉर्डाइट काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये है स्मोकलेस, धुआं नहीं निकलता इससे, स्मोकलेस है। बोलेंगे कौन सा ब्लास्टिंग पाउडर है जो स्मोकलेस है, तो कॉर्डाइट इज अ ब्लास्टिंग पाउडर व्हिच इज स्मोकलेस।
ठीक है, कितना प्लास्टिक मटेरियल रिक्वायर्ड है, LLR स्क्वायर डिवाइड बाय 0.008। LLR मतलब होता है लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, मतलब कि उस पत्थर में सबसे कम आपको रेजिस्टेंस कहां मिल रही है, मतलब कौन सा सबसे नजदीक से नजदीक, कौन सा सबसे कमजोर एरिया है, तो वो है लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। अब पत्थर टूट के आ गया है, पत्थर टूट के आ गया है, आप निकाल के ले आए हो, जैसे कि हमने ट्री, ये सब प्रोसेसिंग ऑफ स्टोन चल रहा है, तो हम पत्थर टूटा के ले आए, जैसे कि हम वुड ट्री को गिरा के लाए थे, तो वैसे ही पत्थर तोड़ के लाए। पत्थर तोड़ने के बाद होगी इसकी सीजनिंग, सीजनिंग ऑफ टिम्बर। आप बोले सर इसमें भी सीजनिंग, ये तो सूखा होता है, सूखा नहीं होता भैया, बताया था ये मिनरल से बनता है। कौन सा मिनरल? फेल्सपार, माइका और क्वार्ट्ज। उस मिनरल का इसमें सैप होता है, हल्का सा इसमें मॉइस्चर रहता है उस मिनरल का। तो ऐसा है कि सीजनिंग ऑफ स्टोन किया तो जाता है, लेकिन हमको आइडियली ये सजेस्टेड है कि जो भी आपको काम करना है, चाहे आपको ड्रेसिंग करनी है स्टोन की, चाहे आपको उसका कुछ और कोई भी उसके ऊपर सजावट करनी है या कहीं काम लेना है, उसको आप उसकी सीजनिंग से पहले पहले काम में ले लो, क्योंकि अगर एक बार ये मिनरल सैप निकल गया, ये बहुत हार्ड हो जाएगा, काम नहीं कर पाओगे, इसमें तोड़ भी नहीं पाओगे इसको। तो बिफोर हैपनिंग ऑफ द सीजनिंग वी हैव टू यूज इट, because till the date you have the query sap in this, till that time it will be remaining soft, otherwise it will become hard. तो seasoning of timber, टिम्बर लिखा हूं, देखा दिमाग में सिर्फ टिम्बर ही घूम रहा है। सीजनिंग ऑफ स्टोन, सीजनिंग ऑफ स्टोन में लिखूंगा इट इज रिमूवल ऑफ क्वेरी सैप, या कह दो इसको मिनरल सैप, रिमूवल ऑफ क्वेरी सैप या फिर मिनरल सैप। It is suggested to use stone for dressing or any work before getting seasoned, otherwise it will become too hard, it will become too hard। चलो नेक्स्ट, कौन कौन से टेस्ट करते हैं सर? बिल्कुल शॉर्ट में लिखा रहा हूं आपको, इतना ही काम का है, काफी, इतना भी समझ लो। तो टेस्ट ऑन स्टोन, इट विल बिकम, कौन था अपना वही, तो बिल्कुल शॉर्ट में लिखा रहा हूं आपको, टू हार्ड, क्वेरी सैप या फिर मिनरल। शॉर्ट में लिखा रहा हूं आपको, कितना ही काम का है, काफी, इतना भी समझ लो। तो टेस्ट ऑन स्टोन, कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं? तो सबसे पहला तो अपना वही कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। इसके लिए जो क्यूब बनता है, क्यूब का साइज है 50, क्यूब का साइज है 50 mm, 50 mm, 50 mm, 50 mm by 50 mm by 50 mm। इसका जो लोडिंग रेट है, जो लोडिंग रेट रहता है 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट, ये बिल्कुल सेम है कंक्रीट के जैसा, ठीक है। और जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल के आती है, दैट इज 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर टू 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जनरली 100 निकल के आती है, इसीलिए पत्थर को सबसे ज्यादा मजबूत माना जाता है। याद करो ब्रिक को, ब्रिक में सबसे बेस्ट जो ब्रिक थी उसका था आपको 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसका अकेले का 100 है। आप कंक्रीट में M30, M50, M60 लेके आते हो, ये खुद ब खुद 100 है। मोर्टार का कंप्रेशन था 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये अकेला 100 है। फिर आता है इंपैक्ट टेस्ट, देन देयर इज इंपैक्ट टेस्ट। इसको मैं बना देता हूं ताकि आप समझ सको। इसको पूरा ऐसा बना के समझ लेते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। Calculate fall height
calculate fall height at which it will be at which 20 Newton weight will be able to make impression. 6/13 अगर है तो पुअर, 13 से 19 है तो मॉडरेट, और अगर ग्रेटर देन 19 सेंटीमीटर है तो टफ। ये सब सेंटीमीटर में है, दीज ऑल आर इन सेंटीमीटर। देखो इम्पैक्ट टेस्ट क्या है, बहुत इजी टेस्ट है। तीसरा भी चलो लिख देता हूं, फिर साथ में समझाता हूं, साथ ही में समझ लेते हैं। डोरी एब्रेशन टेस्ट, डोरी एब्रेशन टेस्ट, डोरी एब्रेशन टेस्ट, इसको हम हार्डनेस टेस्ट भी बोलते हैं। हार्डनेस टेस्ट है, इसमें एक क्वांटिटी निकलती है लॉस इन वेट, सॉरी हार्डनेस नंबर, तो ऐसा लिख देते हैं लॉस इन वेट डिवाइड बाई 3, 20 माइनस निकलता है यहां से क्या, हार्डनेस नंबर। हार्डनेस नंबर, अगर ये हार्डनेस नंबर if it is greater than 17 it's very hard, or 0 to 14 it's poor, and 14 to 17 definitely moderate. सीजनिंग ऑफ टिम्बर कैसे करते हैं, सिंपली ओपन टू द एटमॉस्फेयर, ओपन टू द एटमॉस्फेयर। तो देखो इम्पैक्ट टेस्ट कैसे करते हैं। इम्पैक्ट टेस्ट में हमने एक सिलेंडर बनाया, ये सिलेंडर बनाया स्टोन का। सिलेंडर की साइज क्या है, 25/25 सिलेंडर की साइज है। इसके ऊपर हम 20 न्यूटन का वेट फॉल करवाते हैं अलग अलग हाइट से। तब तक फॉल करवाना है कि इससे इंप्रेशन बन जाए। कैलकुलेट द फॉल हाइट एट विच 20 न्यूटन वेट विल बी एबल टू मेक एन इंप्रेशन ओवर द स्टोन। अब 20 न्यूटन का वेट है, गिराया कोई इंप्रेशन ही नहीं बना। फिर आपने 10 सेंटीमीटर से गिराया, कोई इंप्रेशन नहीं बना। 20 सेंटीमीटर से गिराया, तब जाके इंप्रेशन बना। 20 सेंटीमीटर से, मतलब जितनी हाइट ज्यादा रहेगी उतना अच्छा है ना। तो 19 सेंटीमीटर से अगर ऊपर आता है तो बहुत टफ स्टोन है, बिल्कुल भी इंप्रेशन नहीं बनेगा इसके ऊपर। लेकिन अगर 4 सेंटीमीटर से स्टोन बन रहा है, मतलब वो बन रहा है, अगर उसके ऊपर इंप्रेशन, मतलब खराब स्टोन है, किसी काम का नहीं है। फिर हमने देखा डोरी एब्रेशन टेस्ट, आपने पढ़ा होगा, अभी अभी सर ने हाईवे खत्म किया है तो डेफिनेटली उसके अंदर आपने ये चीज पढ़ी होगी। हार्डनेस के 3 टेस्ट होते हैं, एक तो आपका लॉस एंजलिस टेस्ट होता है, एक डोरी एब्रेशन टेस्ट होता है, और एक और होता है शायद डोवल एब्रेशन, ऐसा कुछ रहता है ना। डोरी एब्रेशन है लॉस एंजलिस से, डोवल ही कुछ होता होगा, डोवल एब्रेशन। इसमें करते क्या है, देखो एब्रेशन का मतलब होता है रगड़ खाना, इस तरह से रगड़ खाना। तो इसका मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक बता देता हूँ। पूरी मशीनिंग इसकी अलग होती है, मैं बस इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। आपने कई बार बचपन में गांवों में चीज देखी है जिसमें एक ऐसे वो क्या बोलते हैं उसको, ये होती थी घर में पत्थर की, क्या बोलते हैं उसको यार, नाम भूल गया, घिरणी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिससे दाल पीसते थे, जिससे बहुत सारी चीजें पीसी जाती थी। एक डंडा लगा होता था पत्थर के अंदर, एक गोल पत्थर होता था जिसमें डंडा लगा होता था। उस गोल पत्थर के नीचे हम दाल, बाजरी, ये सब टाइप के आइटम रखते थे और उसको गोल 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 घुमाते थे। अब जब गोल 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 को घुमाओगे तो वो दाल पिसती रहेगी। ये बेसिक हमारा मैकेनिज्म होता था गांवों में पहले, ठीक है। उसको आई डोंट नो क्या नाम भूल गया मैं उसको घुमाने वाले का। वो वही सेम मैकेनिज्म यहाँ है। हमने क्या किया, स्टोन लिया और मिट्टी डाल दी। अब वो जो स्टोन की लेयर है वो उस मिट्टी के अंदर अंदर घूमता रहता है। वो जो स्टोन है वो मिट्टी के अंदर अंदर घूमता रहता है। जैसे वहां दाल थी, यहाँ मिट्टी है। अब मिट्टी के अंदर घूमता रहेगा तो स्टोन का कुछ पार्ट, कुछ पोर्शन तो घिसता रहेगा ना। तो हमको वही देखना है कि हमने लेटेस्ट से हमने चक्की, आटे की चक्की टाइप्स है ना। तो हमने क्या है कि उसके बीच में गेहूं डाल के ऐसे गोल 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 घुमाते रहो। तो अब यार गेहूं तो पिस गया, लेकिन उस गेहूं के एब्रेशन की वजह से अपना स्टोन भी तो घिस रहा है ना। तो हमने यहाँ पे डोरी एब्रेशन टेस्ट में क्या करते हैं, इसी तरह का कुछ मैकेनिज्म होता है जिसमें हम एक पत्थर का स्लाइस लेते हैं और नीचे मिट्टी रखते हैं और उस पत्थर के स्लाइस को एक मैकेनिज्म से घुमाते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं, जिससे वो पत्थर घिसते रहता है। मान लो हमने 100 ग्राम का पत्थर लिया,
जब वो आपने पूरी प्रोसेस पूरी हो गई 100 में से 95 ग्राम का बच गया, वो इसका मतलब लॉस इन वेट आ गया। क्यों लॉस इन वेट आ गया? क्योंकि वो घिसता रहा। तो वो लॉस इन वेट आपको कैलकुलेट करना है, उससे आपकी हार्डनेस नंबर निकल के आएगी। ऑब्वियस सी बात है, जितना कम लॉस होगा उतना अच्छा है। तो जितना कम लॉस होगा उतनी ये क्वांटिटी कम आएगी, जितनी कम क्वांटिटी आएगी उतना ही हार्डनेस नंबर क्या आएगा? बड़ा आएगा। जैसे मान लो लॉस हुआ 15, तो 15 डिवाइड बाई 3 कितना आ गया? 5, 20 माइनस 5 आ गया 15, 20 माइनस 5 आ गया कितना? 15। एक तो ये आंसर है। यही अगर आपका लॉस जो है, लॉस बिल्कुल ही कम है, मात्र लेटर से 3 का ही लॉस हुआ, 3 ग्राम लॉस हुए, 3 बाई 3 1, तो 20 माइनस 1 कितना गया? 19। इसका मतलब ये मेरे लिए ज्यादा अच्छा है ना, ये मेरे लिए ज्यादा अच्छा है, लॉस ही नहीं हो रहा। तो इसीलिए लिखा अगर ग्रेटर देन 17 इट्स वेरी गुड, और अगर 14 तक है तो पुअर, और 14 से 17 तक है तो हाँ गट्टी बोलते हैं। ये नाम याद आया ना, गट्टी बोलते हैं उसको। ठीक है, अगला लिखो ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। नेक्स्ट इज ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। सारे टेस्ट में एक साथ लिखा दे रहा हूं, फिर एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। ड्यूरेबिलिटी टेस्ट सीधे नाम आते हैं ऑब्जेक्टिव में। पहला है स्मिथ टेस्ट, दूसरा है बेराड टेस्ट, तीसरा है एसिड टेस्ट, और चौथा है क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट। इसमें टेस्ट है टू चेक द डिटरमाइन, ये डिटरमाइन करता है सॉल्युबल मटेरियल। आपके थ्योरी बुक में सारी चीजें डिटेल में दे रखी है। इफ यू वांट टू स्टडी यू कैन स्टडी फ्रॉम देयर। ये दिखाता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रोस्ट एक्शन, रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रोस्ट एक्शन। इसके लिए काम में लेते हैं हम ग्लोबुलर सॉल्ट। ठीक है, एसिड टेस्ट, रेजिस्टेंस अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक कंडीशन, रेजिस्टेंस अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक कंडीशन, और ये है रेजिस्टेंस अगेंस्ट डीके, रेजिस्टेंस अगेंस्ट डीके। हाँ, लॉस इन वेट ग्राम में, लॉस इन वेट ग्राम में, अगर नहीं लिखा आपने ऊपर तो ग्राम में। फिर पांचवा वाटर एब्जॉर्प्शन। Water absorption should not be more than 10% in any case. Granite, slate, marble, इनके लिए तो 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। छठा स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.4 से 2.7। सातवां आएगा शुरुआत से देखते हैं। सबसे पहले है स्मिथ टेस्ट। सीधे नाम आते हैं, कौन सा टेस्ट किससे मैच होता है, ABCD 1 2 3 4। स्मिथ टेस्ट आता है आपको सॉल्युबल मटेरियल कितना है उसको चेक करने के लिए, क्योंकि देखो आप रॉक निकाल के लाए हो नेचर से, उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी लगी होगी, तो हमको क्या करना है, छोटी छोटी स्टोन की चिप्स लेनी है और पानी में डाल देना है। और जैसे आप पानी में डालोगे थोड़ी देर बाद में आप देखोगे पानी पूरा मटमेला हो गया। तो जितना गंदा, जितनी टर्बिडिटी आ जाएगी पानी में, उतना ही आपके स्टोन में क्या थे, इनसॉल्युबल, ये जो है अपना सॉल्युबल मटेरियल थे। और अगर आपके इनसॉल्युबल मटेरियल है तो मतलब पानी को गंदा नहीं करेंगे, पानी में घुलेंगे ही नहीं वो। तो ये चीज पता चलती है किससे,
इस पे टेस्ट है, पानी में लाओ, स्टोन को डुबा दो, जितने उसके अंदर मटेरियल ऊपर चिपके हुए हैं जो कि पानी में सॉल्युबल है, तो वो पानी को गंदा कर देंगे, अपने कलर का कर देंगे। तो जितनी टर्बिडिटी पानी की आती है उसके हिसाब से इसका रिजल्ट दिया जाता है। फिर आता है बेरार्ड टेस्ट। बेरार्ड टेस्ट आता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रोस्ट एक्शन चेक करने के लिए। फ्रोस्ट एक्शन, यू नो व्हाट इज द फ्रोस्ट एक्शन, थ्रोइंग ऑन फ्रीजिंग की वजह से कितना इफेक्ट आता है, उसके लिए हम ग्लोबुलर सॉल्ट में पानी को ग्लोबुलर सॉल्ट में स्टोन को भिगो के उसके अंदर लॉस इन वेट देखते हैं कि ग्लोबुलर सॉल्ट में अगर हमने भिगोया तो कितना लॉस इन वेट आया, उसके बेस पे इसका रिजल्ट दिया जाता है। फिर एसिड टेस्ट है, डेफिनेटली एसिड काम में लेंगे और उससे पता चलता है कि कितना एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में कितना रेजिस्टेंस है। देन क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट करते हैं जिससे हमको कंटिन्यूस डीके कितना होता रहेगा, कितने समय में कितना डीके होता रहेगा, कितना उसके क्रिस्टल्स जो है डैमेज होते रहेंगे ड्यूरिंग द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। that will be known from the crystallization test. ग्लोबुलर सॉल्ट है सल्फर ऑफ सोडा, दिस इज सल्फर ऑफ सोडा, सल्फर ऑफ सोडा। इसमें भिगो के हमको लॉस इन वेट चेक करना है। अब आता है वाटर एब्जॉर्प्शन, बहुत ही बेसिक टेस्ट है, कैसे करते हैं सबको पता है, बिल्कुल वही काम करना है, किसी भी हाल में 10% ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसमें भी अगर आप ग्रेनाइट, स्लेट और मार्बल की बात करोगे तो उसमें तो 1% से ज्यादा भी वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए। फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी डेफिनेटली हम किससे करेंगे, पिक्नोमीटर टेस्ट से करेंगे, 2.4 से 2.7 में आनी चाहिए। इसमें टेस्ट है चिप टेस्ट, हाँ बिल्कुल सही बात है। इसमें स्टोन चिप्स लेते हैं, उसको पानी में भिगो दिया, पानी में जितनी टर्बिडिटी इंड्यूस हुई वो उसमें क्या दिखाती है, कितने इसके अंदर पार्टिकल हैं जो घुल जा रहे हैं, वही तो चीज दिखा रही है, ठीक है। फिर आता है बेरार्ड टेस्ट जो कि आपको फ्रोस्ट एक्शन के खिलाफ रेजिस्टेंस दिखाती है। देन एसिड टेस्ट जो कि आपको एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस के खिलाफ, और ये आता है कि समय के साथ आपका स्टोन की क्वालिटी कितना डिके करता है, दैट इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट। वाटर एब्जॉर्प्शन 10% ज्यादा नहीं होना चाहिए, मार्बल, ग्रेनाइट, स्लेट के तो 1% ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, जी की वैल्यू ये है। अब देखो अब जो चीजें पढ़ रहे हैं ये 7वां और 8वां नंबर जो मैं आपको दिखाऊंगा, ये वो है जो आप स्टोन को देख के या उसके ऊपर एक फील्ड टेस्ट करके आप एक डिग्री डिसाइड करते हो, एक वेटेज नंबर देते हो। वेटेज नंबर का सेंस है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, फायर रेजिस्टेंस और लेस वाटर एब्जॉर्ब की वजह से हम ग्रेनाइट लगाते हैं किचन में, हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात बोली सोनू सर ने। ये हुआ ना आपका क्या बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। पहले हमने लिखा ग्रेनाइट फायर रेजिस्टेंस है और यहां हमने देखा 1% ज्यादा नहीं, इसलिए तो किचन में लगाते हैं, बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड सोनू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बोलने जा रहा हूं कि हार्डनेस नंबर ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ स्क्रैच, ये एक ऐसी नंबर दे रखा है आपने, ये वो हार्डनेस नंबर नहीं है। आप चाहो तो इसको डिग्री ऑफ हार्डनेस भी बोल सकते हो, इसको आप डिग्री ऑफ हार्डनेस भी बोल सकते हो। अगर डिफरेंशिएट करना है तो दिस इज द डिग्री ऑफ हार्डनेस। तो ये तो हमने डिग्री ऑफ हार्डनेस निकाला पर्टिकुलर टेस्ट करके, और ये एक हार्डनेस नंबर आपने एवं ही दे रखा है। हार्डनेस नंबर का सेंस है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, एग्जांपल समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप मुझे बताइए, ये लो रवि रंजन बोल रहे हैं सर व्हाट इज फ्रोस्ट एक्शन। ओ माय गॉड रवि रंजन, कल अपना कोर्स खत्म होने वाला है, आप बोल रहे हो फ्रोस्ट एक्शन क्या है। सबसे पहले क्लास को, सबसे फर्स्ट लेक्चर 2 अप्रैल को बताया था फ्रोस्ट एक्शन क्या होता है। सर बेरार्ड टेस्ट एक बार बता दीजिए। बेरार्ड टेस्ट में कुछ नहीं था, ग्लोबुलर सॉल्यूशन था जो आपका ये सोडा ऑफ किसके हैं, सोडा ऑफ सल्फर का सोडा है, सोडा ऑफ सल्फर है। इसके अंदर हमने स्टोन चिप्स डाल दिया और बाद में उसका लॉस इन वेट देख लिया। अगर वो लॉस करता है वेट में, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रोस्ट एक्शन अच्छा नहीं है। ये जो ग्लोबुलर सॉल्ट है ये फ्रोस्ट एक्शन को रिजेंबल करता है। खैर अब आगे आ रहा हूं। मैंने आपको बोला डायमंड को क्या आप स्क्रैच कर सकते हो, जैसे कि अंगूठे में डायमंड लगा है, ठीक है, इसको मैं स्क्रैच करूंगा, इस पे निशान आएगा क्या, इसको स्क्रैच करूंगा निशान आएगा क्या, नहीं आएगा। इसका मतलब ये काफी हार्ड है। अगर ये काफी हार्ड है तो इसका हार्डनेस नंबर है 10। अब समझ गए हार्डनेस नंबर से क्या मतलब है। आपने ऐसी एक डिग्री डिसाइड कर ली, ऐसी एक नंबर डिसाइड कर लिया उनकी ईज ऑफ स्क्रैच के बेस पे, कि जैसे स्क्रैच करते हैं निशान आता है कि नहीं आता है। अगर निशान नहीं आता है, बहुत ही मुश्किल है उस पर निशान लाना, मतलब कि बहुत ही टिपिकल है। उसी के बेस पे हमने बहुत सारे इसके कर रखे हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको लिखा देता हूं। जैसे कि जिप्सम का हार्डनेस नंबर है 2। सिमिलरली क्वार्टेजाइट, याद आया क्वार्टेजाइट क्या है, मेटामॉर्फिक नेम है किसका, सैंडस्टोन का, इसका नंबर है 7। टोपाज इसका नंबर है 8, डायमंड का नंबर है 10,
और सबसे फर्स्ट नंबर आता है टेल का। टेल एक रॉक होती है, उसका नंबर आता है फर्स्ट। मतलब बहुत ही इजी टू स्क्रैच है। जैसे ही आप स्क्रैच लगाओगे हाथों हाथ ही वो उसके अंदर स्क्रैच आ जाएंगे, नाखून के निशान बन जाएंगे। स्क्रैच या नाइफ से आपको करके देखना है। एपेटाइट 5 नंबर पे आती है एपेटाइट। मतलब ये टेल जो है इजीली स्क्रैचेबल है, ये भी इजीली स्क्रैचेबल है। जो थर्ड नंबर पे आएगा वो हो सकता है आपके हाथ के नाखूनों से नहीं, लेकिन चाकू से आपको उसके ऊपर स्क्रैच आ जाए, ऐसे करके। यही आप डायमंड पे अगर आप चाकू लगा दोगे तो भी स्क्रैच नहीं आएगा, आप नेल से कर लोगे तो भी स्क्रैच नहीं आएगा। तो इसको तोड़ने के लिए, स्क्रैच लगाने के लिए आपको एक डायमंड पेंसिल आती है अलग से। तो जैसे हार्डनेस स्केल है जो कि स्क्रैच के बेस पे स्केल दी जाती है, वैसे ही कुछ और भी इसके अंदर पैरामीटर्स हैं। देयर आर सम मोर पैरामीटर्स जिसको हम नोट के फॉर्म में लिख सकते हो। अदर देन हार्डनेस स्केल, stone can also be identified. Stone can also be identified on the basis of following scales. कुछ और स्केल्स के बेस पे भी हम इसको स्टोन को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि आपकी स्ट्रीक स्केल है, सिमिलरली आपकी लस्टर स्केल है, देन आपकी क्लीवेज स्केल है, देन आपकी कलर स्केल है, और फिर आपकी क्रिस्टल की स्केल है। क्या क्या चीजें इसमें चेक करते हैं? कलर ऑफ मिनरल, स्ट्रीक में चेक करते हैं कलर ऑफ मिनरल के कलर की इंटेंसिटी देख के हमने वो स्केल बना रखी है। लस्टर है आपकी शाइनिंग के ऊपर, शाइनिंग के बेस पे। क्लीवेज मतलब कि प्लेन पैरेलल टू क्रिस्टल प्लेन, प्लेन पैरेलल टू क्रिस्टल प्लेन। फिर कलर जो है कलर ऑफ स्टोन, ये तो बेसिक हो गया कलर ऑफ स्टोन, और क्रिस्टल हो गया क्रिस्टल फॉर्म। सर इज इट, अच्छा हाँ स्पेलिंग गलत लिख दी क्या? ओ TALC, दिस इज TALC, ई नहीं है, TALC है। तो स्ट्रीक स्केल वो स्केल है जो कि कलर ऑफ मिनरल के बेस पे स्केल बनाई गई है, कि तुम्हारे पास जो स्टोन है उसके मिनरल कलर ये है, मेरे पास स्टोन है उसके भी मिनरल कलर सेम मैच होता है, तो हम दोनों का स्टोन एक ही इंटेंसिटी का है। सिमिलरली लस्टर शाइनिंग के बेस पे, कि तुम्हारे डायमंड की शाइनिंग मेरे डायमंड की शाइनिंग मैच हो रही है, तो हमने लस्टर स्केल के बेस पे कर रखा है। सिमिलरली क्लीवेज, जो प्लेन है आपके स्टोन का अभी, वो उसके क्रिस्टल के प्लेन से कितना पैरेलल है। क्रिस्टल प्लेन एक तो हो गया बिल्कुल जहां से क्रिस्टल बने उसके वो वाला प्लेन, और एक अभी आपके स्टोन का क्या प्लेन है, वो कितने एक दूसरे से पैरेलल है, उसके बेस पे क्या है क्लीवेज स्केल है। फिर कलर ऑफ स्टोन तो आपको पता चल ही रहा है, फिर क्रिस्टल तो आपको पता चल ही रहा है, आपका हमारा क्रिस्टल सेम मैच होता है, तो इट्स अ सेम काइंड ऑफ स्केल। लास्ट टॉपिक रह गया इसका, लास्ट के सारे पॉइंट मैं लिख दे रहा हूं, लिख के एक साथ समझा दूंगा। लास्ट का पॉइंट है, लिखवा देता हूं साथ में एक साथ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लो सारी। मॉडर्न स्टोन्स हैं, कुछ मॉडर्न स्टोन्स है, जैसे कि सबसे पहला गार्लिक स्टोन है, फिर आपका विक्टोरिया स्टोन है, सिमिलरली आपका इंपीरियल स्टोन है, सिमिलरली आपका बिटुमिन स्टोन है,
बिटुमिन स्टोन है, और सिमिलरली आपका रैंसम स्टोन है, रैंसम स्टोन है, ठीक है। फिर एक क्लास पढ़ेंगे हम नेचुरल बेड ऑफ स्टोन, नेचुरल बेड ऑफ स्टोन। द ओरिजिनल bed plane, original bed plane during the formation of rock, during formation of rock is natural bed, is natural bed. Load should be applied perpendicular to this, load should be applied perpendicular to natural bed of stone. इसमें आयरन स्लैब प्लस पोर्टलैंड सीमेंट विक्टोरिया स्टोन, इसमें ग्रेनाइट और सोडा सिलिकेट, ग्रेनाइट और सोडा सिलिकेट, इंपीरियल स्टोन, ग्रेनाइट और सीमेंट, ग्रेनाइट और सीमेंट, बिटुमिन में ग्रेनाइट और टार, ग्रेनाइट और टार। ग्रेनाइट क्या है? प्लूटोनिक रॉक है। रैंसम स्टोन, सोडियम सिलिकेट सीमेंट, सोडियम सिलिकेट प्लस सीमेंट, ये बेस्ट फायर रेजिस्टिव है, बेस्ट फायर रेजिस्टिव, 200 डिग्री सेल्सियस तक के फायर को रजिस्ट कर सकती है। चलो ये हो गया खत्म। इंपॉर्टेंट आपके नोट है, मतलब कि अलग टाइप की मॉडर्न स्टोन है। गार्लिक स्टोन बनता है, जो सब कुछ लिखा है, स्टोन के अंदर आयरन स्लैग और पोर्टलैंड सीमेंट डालने से। विक्टोरिया स्टोन बनेगा ग्रेनाइट के साथ सोडा सिलिकेट डालने से। इंपीरियल स्टोन बनेगा ग्रेनाइट का सीमेंट डालने से। बिटुमिन बनेगा ग्रेनाइट का टार डालने से। और रैंसम स्टोन बनेगा सोडियम सिलिकेट और सीमेंट डालने से। डायरेक्ट आपको याद रखने वाली चीजें हैं ये। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है नेचुरल बेड ऑफ स्टोन। नेचुरल बेड ऑफ स्टोन कौन सा बेड होता है? जैसे कि हमने बोला था लॉन्गिट्यूडनल ग्रेन्स ऑफ टिम्बर। रिमेंबर लॉन्गिट्यूडनल ग्रेन्स ऑफ टिम्बर, जिस फॉर्म में टिम्बर बनता है उसी वाले ग्रेन्स के अगर आप पैरेलल काम करोगे तो यू विल बी एट द बेस्ट पोजीशन। सिमिलरली जिस लेयर बाय लेयर में आपकी रॉक फॉर्म हो रही है वही उसका नेचुरल बेड है। अगर उसी के ऊपर लोड लगे, भाई ये वाली नेचुरल बेड है, इसके ऊपर ऐसे लोड लगेगा परपेंडिकुलर, यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट। स्टोन इज फिनिश्ड।